नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला, और ये एपिसोड है सेनापति। अब आपको पता है कि 10 सीटें हैं हरियाणा में, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट हैं जिनको मैं कहता हूं कि बारात के दूल्हा हैं। अब बारात है तो बारात में उनके फूफा भी हैं, मौसा भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, ये सब के सब लोग लगे हुए हैं। चुनाव को समझने के लिए कई 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 मापदंड हैं, और चुनावी गणित को समझने के भी कई मापदंड हैं। इसलिए ये हम सेनापति करते हैं। एक तो कैंडिडेट, जिन्हें मैं कहता हूं कि ये चुनाव में दूल्हा है अपने अपने पार्टियों के, लेकिन उनको मुकाम तक पहुंचाने के लिए कई लोग अहम किरदार निभाते हैं। कई लोगों से आपकी हम बातचीत करवा चुके हैं। अब इस वक्त हम रोहतक में हैं, जो बेसिकली हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी है। एक नाम जिनकी मैं चर्चा ना करूं तो बेईमानी हो जाएगी, और ये चुनावी गणित और चुनाव की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। पहला, जब 2014 में जब बीजेपी सरकार में आई पूर्ण बहुमत के साथ और उनकी सरकार बनी, तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता सरकार में थे, सब जीत करके आए। रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़, बहुत सारे लोग, नाम लूँगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। उस पहले वाले टेन्योर में कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, बहुत अहम जिम्मेदारी। हालांकि जब मैं हरियाणा के इतिहास पे नज़र डाल रहा था, चुनावी इतिहास पे, तो ये मैंने देखा कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि हरियाणा में जो भी वित्त मंत्री बने वो अगला चुनाव नहीं जीते। जो शिक्षा मंत्री बने, गीता बुक्कल को, महिला को छोड़ करके, वो नहीं जीते। जो डिप्टी जिनके पीछे लग गया, आप उठा करके देख लीजिए चंद्रमोहन, और अभी आप दुष्यंत चौटाला का देख लीजिए, डिप्टी स्पीकर, मतलब जो डिप्टी लगा तो उनका भविष्य बड़ा वो रहा है। ये मतलब कोई कहने की बात नहीं, आप चुनावी इतिहास देख लीजिए। लेकिन फिर भी इन तमाम लोगों की भूमिका बहुत अहम रही है, और वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों को मिलाकर के देखना चाहिए। अब 2014 की कहानी, 2019 की कहानी और अब 2024 की कहानी। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि 2014 उम्मीद का चुनाव, 2019 को वो कहते हैं उम्मीद, और उसके बाद एक शब्द, हाँ, विश्वास कहते हैं। 2019 विश्वास, और 2024 जो है गारंटी का ये चुनाव है। अब हरियाणा में अलग अलग राजनीतिक समीकरण और चर्चाएं हो रही हैं, बाजार गर्म है, चुनाव है। 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, तो अब ये कोई कह रहा है अल्पमत में आ गई, सरकार कह रही है जी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा जब इतना उठा पटक है तो इस वक्त एक शख्स हैं जिनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है, और इस गणित को समझना भी है। वो हैं कैप्टन अभिमन्यु। बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे, और तो अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है। आपका बड़प्पन, ये इतनी भूमिका मुझे आज के हालात में आपसे बातचीत करने के लिए बतानी पड़ी, है ना। अब ये आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, देसी आइटम है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता रहे थे कि ये कुछ खास है। ये जो आप देख रहे हैं, ये राबड़ी है जी। हमारे हरियाणा और राजस्थान के अंदर लू से बचाने का ये हमारा पारंपरिक पेय है। अच्छा। इसको हम जौ, चना और बाजरा को फर्मेंट करके बनाते हैं। गर्मियों में मैं रोज़ इसको पीता हूँ और दिन में अपने साथ रखता हूँ। तो मतलब चेहरे की लालिमा का ये भी एक राज है। पेट अच्छा रहता है मतलब और गर्मी से बचाता है। चुनाव में तो हम लोगों का चेहरा काला पड़ रहा है घूमते घूमते, मतलब अब मैं समझा कि ये सब कारण है जो आपके चेहरे की लालिमा बनी हुई है। मैं खाना घर का और अपना जो देसी पारंपरिक खाना है केवल वही खाता हूँ। अच्छा। मैं 12 मास बाजरे की रोटी खा लेता हूँ। अच्छा, मतलब लोग बाजरा कहते हैं कि ठंड में खानी चाहिए। नहीं, मैं जो है अपना जो देसी खान पान है वही रखता हूँ। अच्छा। और ये हमारी जी जो मेसी रोटी हम कहते हैं, हाँ आपके मेसी, सामने है। जी। और ये हम रोटी चटनी का हरियाणा का। अच्छा, ये चटनी किस चीज़ की है? चटनी ये पुदीना, धनिया वगैरह मिक्स अच्छा करके। अच्छा अच्छा अच्छा।
और अलग अलग प्रकार की चटनियाँ। रोटी चटनी हमारा हरियाणा का पारंपरिक जो है जी। वो खान पान का हिस्सा है। अलग अलग प्रकार की। ये दही आप, और ये दही है, और दही भी मिट्टी के ही बर्तन में है। अच्छी इसका- बनती है। हाँ, इसका अपना एक अलग आनंद है। हमारे अपने पशु गाय जी। रखते हैं, अपना रोटी भी अपने खेत के बिना खाद के, जी। गेहूँ चना बाजरा की अच्छा, ये खाने सब। का सौभाग्य मिलता है माँ की कृपा से। जी जी, ये है। तो हम बातचीत आप शुरू भी बोलेंगे करते हैं। थोड़ा? अच्छा, ये क्या है ये वैसे ही भाई का जन्मदिन के उसमें अच्छा। कोई अलग अलग चीज़ बन जाते हैं, कुछ आपके स्वागत में बनी है। अरे सर आपके ठीक। आपका सत्कार जो है। तो ये सब आप बता रहे, ये भी देसी है ना? ये रोटी, मिस्सी रोटी कह लीजिए, कई सारे अनाज होंगे मिला करके ये आटा बना, है ना? ये भी मिट्टी के हांडी में। पॉलिटिक्स में देसी क्यों नहीं हो पाती है बीजेपी? ये बीजेपी पूरी तरह से देसी है, स्वदेशी इम्पोर्ट है। करना पड़ जाता है। मतलब जब खान पान इतना देसी है, सब शुद्ध है, सब जैविक है, मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना देसी होने के बाद भी बीजेपी के कई नेताओं से मैं नाश्ते की टेबल पे मिला हूँ, सभी लोगों के यहाँ कमोबेश देसी खाना खाया। फिर मैं रास्ते में सोचता हूँ कि इतना देसी होने के बाद भी बीजेपी को विदेशी क्यों होना पड़ता है? विदेशी कहने का तात्पर्य कुछ होलुलुलु से इंपोर्ट करना, कुछ कोलंबो से इंपोर्ट करना, कुछ सिरसा में यहाँ से, है ना, हिसार में वहाँ से। ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। देखिए, पार्टी को मजबूत करना है जी और स्वदेशी और देशी की इस संस्कृति को बढ़ाना है। जी। तो जब और लोगों को भी इस संस्कृति में लेकर के आएंगे हाँ। तो निश्चित तौर पर वो भी समझेंगे कि ये स्वदेशी और देशी क्या है, और उससे हमारी संस्कृति को ताकत मिलेगी। लेकिन तो आपको ये तो अच्छा है। आपको लगता नहीं कि जो लोग पार्टी से लगे हुए हैं, मुझे याद है हरियाणा, इसी हरियाणा में आज से 15 साल 20 साल पहले बीजेपी का झंडा उठाने वाले लोगों की कमी रहती थी। मैं तो उंगली पे गिन सकता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़ या फिर अनिल वेज, इन लोगों को मैंने देखा है। आप लीजिए। तो जब चुनाव का वक्त आता है तो आपको अपने घर के लोग क्यों नहीं नजर आते हैं आते हैं, आपकी पार्टी को? ये आते हैं और पार्टी उनको उचित सम्मान भी देती है, और वो सब समर्पित साथी हैं। सब समझते हैं कि जो पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर समाज में, देश में काम कर रही है, उस लक्ष्य के लिए और लोगों की अगर सहयोग की आवश्यकता है तो हमें लेना ही होगा। और प्रयास भी रहता है कि अपने कार्यकर्ताओं को उनका जो अपना योगदान है वो करने का भी उनको सबको अवसर मिलते रहें। बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगता है जैसा आप मानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी अपने कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाने का काम क्योंकि हमेशा आपकी करती जो है। प्रतिद्वंदी पार्टी है, कांग्रेस है या जेजेपी है, जो भी है, वो ये इस बात का खूब प्रचार करती हैं कि बताइए हरियाणा के संदर्भ में कि कैंडिडेट 6 उधार के और फिर भी नारे 400 पार के। तो 400 पार करना है तो उसके लिए जो जो उचित है, जो जो आवश्यक है, वो करना चाहिए। 400 पार का अपना कोई बहुत एक महत्व है। जी। 400 पार का लक्ष्य ही क्यों लिया गया है, उसका अपने आप में महत्व है, और उसके लिए हमको करना है। और जिस देश में गठबंधन की राजनीति इतने लंबे समय, कांग्रेस ने सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी 30 साल के करीब गठबंधन की राजनीति तो सीधे सीधे कांग्रेस ने भूमिका निभाई है, उससे पहले भी सदा करती चली आई है। तो एक तो गठबंधन की राजनीति करो, एक है कि अपने ही विचार के संगठन के मातहत नए नए लोगों को ला करके उनको भी अपने विचारधारा के साथ में जोड़ करके काम करना, तो वह ज़्यादा बेहतर है, या मजबूरी के गठबंधनों को बनाना। मतलब ये 400 का आप ये बता रहे हैं कि अपने बूते एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 400 पार का लक्ष्य है, आपने 400 पार के लक्ष्य की चर्चा की। हमें मानते हैं कि एनडीए 400 पार है तो भारतीय जनता पार्टी 350 होगी, प्लस होगी,
तो एनडीए के बाकी पार्टनर से 50 मिला करके 400 पार का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। लेकिन जो 350 का जो मूल है वो तो भारतीय जनता पार्टी से आएगा। 400 पार आप 200 जमा 200 भी कर सकते हैं वो, लेकिन उसका मूल में जो मूल संकल्पों का जो काम होना है तो वो बड़ा चंक ऑफ नंबर जो है वो बीजेपी से आए। इसलिए जो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से, बीजेपी के सिंबल से लोग जीत करके जाएंगे तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, बजाय कि हम उनको इधर उधर का कुनबा जोड़ करके 400 का लक्ष्य प्राप्त करें। इसलिए वो आते हैं तो उनका अच्छा है, हमें स्वागत है उनका। ये जो आप कह रहे हैं ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के 350 बीजेपी हाँ को जी। मिल जाए, एब्सोल्यूट क्या, ये तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हो गई। जी जी। अब ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई अलग अलग विचारधारा है, लोकतंत्र में कई तरह की विचारधाराएं हैं, जिसको बहुमत मिलेगा उसकी विचारधारा चलेगी। अब ऑपोजिशन के लोग, और एक विचारधारा ये भी है कि अगर इतनी मेजॉरिटी मिल गई बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को, तो एक आप लगातार सुन रहे होंगे, अभी अरविंद केजरीवाल भी आए कह रहे हैं कि तानाशाह हो जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा पावर अगर आपको दे दिया गया तो आपके तानाशाह होने का भी खतरा होता है। ये भी एक विचारधारा है जिसको खूब प्रचारित किया जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को नियंत्रण में रखो। इन दोनों के अंदर एक बड़ा मूलभूत अंतर आपको दिखाई देगा। 10 वर्ष से पूर्ण बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, संविधान को बदलने की ताकत वाला बहुमत है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में संविधान को बदलने की ताकत का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? वह ट्रिपल तलाक के कलंक को मिटाने के लिए किया जाता है। देश में महिलाओं को संसद से लेकर के और सभी जहाँ जहाँ हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वहाँ उनको आरक्षण की सुविधा देने के लिए दिया जाता है महिलाओं को। देश के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संकल्प लिख करके दिए थे नीति निर्देश में कि ये इनको पूरा करना है, और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का उपयोग करते हुए उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के उस नीति निर्देश का कोई राज्य जो हैं उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की भी शुरुआत की है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जो कि एक टेम्परेरी प्रोविज़न था और जिसको बड़ी चालाकी से उसको छुपा करके, उसको बचा करके कांग्रेस ने इतने साल रखा, और भारत के संसद के लक्ष्य संकल्प कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा है, वो तो दूर अपने ही कश्मीर को देश में बेगाना बना करके रखा। तो अनुच्छेद 370 को हटाने का कार्य किया। किस वजह से किया? कि वो संविधान को बदलने की ताकत थी। कांग्रेस के पास जब संविधान को बदलने की ताकत थी तो कांग्रेस ने इस देश के राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकारों का 90 सरकारों का बर्खास्त करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने एक भी, वही ताकत होने के बावजूद भी एक भी सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। कांग्रेस के पास जब वो संविधान बदलने की ताकत थी, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब शाहबानों के केस में निर्णय दे दिया, उसको राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस संविधान को बदलने की ताकत का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए किया। कांग्रेस के पास जब संविधान को बदलने की ताकत है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए दलितों और पिछड़ों और जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनको आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करके मजहब के आधार पर आरक्षण करने का षड्यंत्र कर रहे हों, तो ये संविधान को बदलने की ताकत का एक सदुपयोग का उदाहरण है, प्रमाण है बीजेपी और मोदी जी के नेतृत्व में। और संविधान के दुरुपयोग का सबसे खराब उदाहरण अगर कोई है तो वह इमरजेंसी 1975 में लागू की गई इमरजेंसी, वह तानाशाही का प्रमाण है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए समस्त देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड करते हुए समूचे देश भर के विपक्ष को जेल में डाल करके 19 महीनों तक अखबारों के अंदर काले पेज निकल करके आते थे। अखबारों से खबरों को ना छापने के लिए उस समाचार पत्रों को बंद कर देने की स्थितियां पैदा कर दी थी। मीडिया को पूरी तरह से उनका मुंह बंद कर दिया था। वह तानाशाही का प्रमाण
ये इस देश के लोग भूले नहीं हैं। मोदी जी के पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में मीडिया ने भी, जितने भी आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल बना है, वो लोग अपनी बात खुल करके कह रहे हैं और किसी भी राज्य को बर्खास्त नहीं किया, कोई दुरुपयोग नहीं किया। बर्खास्त नहीं किया, लेकिन कई बार तो मैं मजाक में कहता हूँ और उसके प्रमाण भी हैं कि बीजेपी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है। जीते कोई भी सरकार तो बीजेपी को बनाना है। ये आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, तो मतलब नहीं, बिहार में कितने साल तो उनकी चली, अब उनकी अपनी सरकार गिर जाए, अपना उनका आपस में जो संबंध है वो नहीं रहे तो मतलब ऑपोजिशन के लोग ये कहते हैं सरकार मतलब गिराने में यकीन रखती है बीजेपी। नहीं, अगर चलती हुई सरकार गिरानी होती तो सरकार तो ममता दीदी की भी चल रही है, तृणमूल की सरकार गिरानी होती तो बिहार के अंदर भी लगातार चली रही थी, महाराष्ट्र में चली रही थी। जब उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने संगठन या तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु में, और आज कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में भी है, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भी है, लेकिन कोई अगर अपने घर कुनबे को इकट्ठा नहीं रख पाता है तो राजनीतिक दायित्व बनता है कि जनता को एक स्थायी सरकार की व्यवस्था बना करके देना। क्या उस राजनीतिक दायित्व से कोई मुक्त हो सकता है? सरकार तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की भी चल रही है। अब वो अपने आम आदमी पार्टी वालों ने कई बार आरोप लगा दिया, अरविंद केजरीवाल, तीसी मारलीना, कि ये ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन कमल, तो उनकी एफआईआर पर वो जवाब, उनके ऊपर, उनके आरोप के ऊपर एफआईआर हुई है। उस एफआईआर की जांच में पुलिस को सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये तो ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन ये शूट एंड स्कूट की जो इनकी गुरिल्ला वारफेयर की जो रणनीति इनको विदेशी इनके आकाओं ने सिखाई है कि झूठ बोलो, झूठ को 100 बार बोलो, लोग सच मानने लग जाएंगे। क्या देश का न्यायालय अंधा है? क्या देश का कानून को दिखाई नहीं दे रहा कि जिस एक तरफ यही दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोगों ने कितना बड़ा घोटाला किया, कितना बड़ा कांड किया, और उस प्रमाण के आधार पर उनको वो प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण से उनको जेल भी जाना पड़ रहा है। उसी प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने जो दलील दी है उनको कुछ दिनों के लिए बेल भी मिली है। लेकिन जो उनके पाप हैं, क्या ये मान करके चलें कि राजनीतिक आरोप लगा करके वो अपने कुकर्मों पर पर्दा डाल सकते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री जी 350 करोड़ रुपया नकद, आदमी चक्कर खा के गिर जाए, उसकी गंध से आदमी बेहोश हो जाए, 350 करोड़ रुपये नकद अगर वहाँ मिल रहे हों और फिर वो कहें कि हमको कि आरोप जो है राजनीतिक कारण से उनको अस्थिर किया जा रहा है, तो ये मैं हैरान होता हूँ कभी कभी मीडिया इस बात को लेकर के आज तक कोई गंभीर चर्चा नहीं कि 350 करोड़ रुपये नकद ये कैसे जनरेट हुआ, कैसे लेकर के आए, और उनके झूठे आरोपों के ऊपर जो चर्चा को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये भी है ना कैप्टन साहब कि अगर ऑपोजिशन, चूँकि मैं तो आपसे वो तमाम सवाल जानना चाहूँगा जो ऑपोजिशन लगातार आरोप लगाती है, वो कहती है कि अगर आप बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो आप करप्ट हैं। अजीत पवार हों या प्रफुल्ल पटेल हों, वो जो आपके यहाँ आ जाते हैं वो सब नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। किसने कहा? क्या कोई केस बंद हो गया? क्या कोई जांच बंद हो गई? क्या कोई कार्रवाई कम हो गई? जो कार्रवाई है अपना काम करेगी, लेकिन जब तक, हमने तो कभी नहीं कहा कि जांच हो रही है, जांच में आरोप हैं, वो बेल पर हैं, कोई जेल में है, जब न्यायालय उसको सज़ा दे देगा तब वो सज़ा याफ्ता हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये तो सबके साथ तो लागू है। आरोप अपनी जगह हैं, किसी पर भी है, आरोप अपनी जगह हैं। कोई किसी को क्लीन चिट देने का मतलब होता है कि उसके केस को वो ख़त्म हो गए, उसकी न्याय की प्रक्रिया पूरी हो गई, और वो क्लीन चिट देने का काम किसी राजनीतिक संगठन का नहीं है। ठीक है, वो एजेंसीज का है, कोर्ट का है, एजेंसीज का भी नहीं है, कोर्ट एजेंसीज का तो फैक्ट है, फाइंड करती हैं, Yes, कोर्ट का है। कोर्ट का है। तो जब वो होगा, चाहे वो किसी भी तरफ फैसला है, वो अदालती फैसला है। अच्छा ठीक है, ये मैं, चलिए ठीक है कि वो अदालती फैसला है, उनका कोर्ट, वो केस बंद नहीं हुआ। अब आपकी सरकार थी 2019 में, आपको उतने नंबर्स आए नहीं, कंपल्शन में आपको जेजेपी का साथ लेना पड़ा।
10 MLA थे उनके। अब आप 4.5 साल जेजेपी आपके साथ सरकार में रही बीजेपी की, है ना। धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला। ऑपोजिशन कांग्रेस कहते रही इसकी जांच करवा लें, सिटिंग जज से जांच करवा लें, सीबीआई से जांच करवा लें। दूसरे वाले में तो खांसते हैं तो वहाँ जांच हो जाती है। इनके यहाँ कोई जांच अब तक उस तरीके से नहीं हुई। जो भी हुई वो एसआईटी बना दिया या इंटरनल हो गई। सीबीआई या ही मतलब अगर वो केस रेफर करना था तो वो करना चाहिए था। देखिए, इसमें जांच हो रही है, जांच से कोई नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन इस बात को ये कहे कि जांच ऐसे हो और इससे हो और उससे हो, तो हमारे यहाँ भी जांच की कानून के तहत प्रक्रियाएं हैं। किस विषय की जांच कौन कर सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। यही कांग्रेस सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, जो ये ज़मीनों के घोटाले थे, जब हम आरोप लगा रहे थे, इन्होंने तो अपने यहाँ एसआईटी भी नहीं बैठाई थी। ये तो न्यायालय के दरवाजे खटखटा करके सामान्य जन लोगों ने और न्यायालय के आदेश से वो सब सीबीआई जांच हुई है। अगर इनको लगता है किसी विषय में कि वो उनके पास प्रमाण हैं, साक्ष्य को लेकर के अदालत में जाएं। संतुष्टि नहीं है, इस देश के संविधान बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं देता है कि आप विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में आप आवाज़ को उठाएं, आप मीडिया में भी आवाज़ को उठा सकते हैं, परंतु जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी जो जांच है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं किसी के उत्तर से, तो आप अदालत को दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक तो है। उनको कौन रोक रहा है? महज आरोप लगा देने से, या अपनी उनको इतना अहंकार है कि सिटिंग जज से कराओ, उससे कराओ। उन्होंने अपने समय में जो इतने बड़े बड़े घोटाले पूरा देश लूट रहे थे, उन्होंने कौन सी जांचें बैठाई? सब अदालती आदेश से बैठी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, आपको देखा होगा आपने कई पोस्टर, दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी मैं जानबूझ करके इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कई इलाकों में पोस्टर मिलेगा। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा चेहरा, दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा बड़ा चेहरा, ऊपर में वो स्टैम्प साइज़ में सारे राष्ट्रीय नेताओं का फ़ोटो और फिर नीचे कैंडिडेट का फ़ोटो। वो कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी की उल्टी गिनती हरियाणा में शुरू हो गई है। और वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि साउथ तो साफ है ही, नॉर्थ हाफ हो जाएगा और हरियाणा में तो आकर के साउथ वाली हालत होगी, ये साफ हो जाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि एक आध सीट कोई बीजेपी की बच गई तो बच गई, 9 इस बार खूंटा जो है बीजेपी का कांग्रेस उखाड़ देगी। तो आप क्या समझते हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करूं कि वो हमारे गीत गाएंगे कि 10 की 10 बीजेपी जीत रही है? ये बातें तो 2019 में भी कह रहे थे। 2019 में दोनों पिता पुत्र, जहां वो जिस इलाके का सदा दुहाई देते थे कि उस इलाके की चौधर उनके पास है, सोनीपत के अंदर 2.25 लाख वोटों से उनकी जो शर्मनाक हार हुई है, आज तक वो हजम नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं करी दोबारा चुनाव लड़ने की। तो उनसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो कमल का फूल खिलाने की चर्चा बातचीत करेंगे, उनको अधिकार है। तो हार्ड रियलिटीज़ क्या हैं? हार्ड रियलिटीज़ ये है कि 10 की 10 सीटें फिर से मोदी जी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश में जीतने वाले हैं, कमल के फूल खिलने वाले ये हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है एज अ बीजेपी लीडर या ये निश्चित तौर दिल पर की आवाज़ है? नहीं, दिल की आवाज़ नहीं, ये जनता की आवाज़ है। ये जनता की आवाज़ है। ये जितने भी आज ये उफान और ये सब इनका तरीका है राजनीति का, इनका ज़मीन पे धरातल पे तो संगठन तो है ही नहीं। कहाँ 10 साल से कांग्रेस के लोग अपना संगठन नहीं बना पाए। कोई जिला का संगठन नहीं है, कोई इनके ब्लॉक का संगठन नहीं है, कोई गांव में संगठन नहीं है। एक हवा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। जब अपने पास खुद नहीं हो तो किसी न किसी की सवारी करने की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक एक बूथ पर 15-15, 20-20, एक एक पन्ना पर, हर 15 परिवार पर एक कार्यकर्ता है जो रोज़ जनता के बीच में, रोज़ अपने आसपास में, आस पड़ोस में राम राम करता है, सबसे मिलता है, सबके सुख दुख में शामिल होता है। वो आता जाता है, हर गरीब, हर कमज़ोर का सहारा बन करके, उनका सहयोगी बन करके खड़ा होता है और सुनिश्चित करता है
कि जो मोदी जी की और राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ उस गरीब को, उस असहाय को, उस मजबूर व्यक्ति को, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। तो ये जो जुड़ाव है, भारतीय जनता पार्टी एक घर घर के साथ जुड़ाव बन चुका है। कांग्रेस के लोग हवा हवाई हैं, आपस में इनके सर फुटबॉल होती है, आपस में जूतम पेजार होती है, आपस में एक दूसरे का ये सारा दिन विरोध करते रहते हैं। ये कोई संगठन थोड़ी है, ये कोई राजनीतिक विचारधारा थोड़ी है। अच्छा, ये चुनाव चल रहा है, ये तो लूटने का गिरोह बना हुआ है। 25 तारीख को मतदान होगा, हाँ वोटिंग जी, होगी जी। 4 तारीख को जी। कहीं लड्डू मेरा आप लीजिए, गरम लीजिए, मैं एक ही लेता हूँ। अच्छा, मैं एक। हाँ जी, थैंक यू। तो 4 तारीख को कहाँ लड्डू बटेगा और कहाँ रबड़ी चलेगी, जी, है ना, ये तय होगा। जी। अब बीच चुनाव में 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया। जेजेपी कल तक जो आपकी सहयोगी पार्टी थी, उसने भी गवर्नर को लिख दिया कि फ्लोर टेस्ट करवाइए, जी, है ना। जी। कांग्रेस भी कह रही है, बलराज कुंडू जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, हालांकि सरकार से समर्थन बहुत पहले ही वापस ले लिया था, वो भी कह रहे हैं। अब एक ये हो गया कि सरकार अल्पमत में आ गई। हालांकि सरकार के लोग कह रहे हैं कि कैबिनेट भी बुला लिया, एक हाउस भी बुलाने की बात चल रही है कि हम फ्लोर पे टेस्ट साबित कर देंगे कि हम बहुमत में नहीं हैं। चलिए, वो तो जो होगा वो होगा, लेकिन बीच चुनाव में अगर ये होता है तो इसका असर वोटर्स पर या जो चुनावी गणित है या राजनीति, जो जिसे मैं शुद्ध तौर पे कहता हूँ चुनावी गणित, ये चूँकि चुनाव एक परसेप्शन का खेल है, बहुत बड़ा एक फैक्टर है परसेप्शन, उस पर असर उसको डेंट नहीं करता है क्या? देखिए, ऐसा ये जो तीनों मित्र हैं, जी, आप चटनी दूँ आप? हाँ हाँ, चटनी बन लेता हूँ। तीनों मित्र हमारे मूल भाजपाई हैं। हाँ सोमवीर सांगवान जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, जी, हमारे रणधीर गोलन जी नहीं, जिला मैं के बस अध्यक्ष रहे। सर, थैंक यू। हाँ थोड़ा सा तो बनता है साहब, हरियाणा में आए हो। जी। जी। तो हमारे धर्मपाल गोंदर जी हाँ भी पार्टी के हमारे पदाधिकारी भी रहे और बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ता रहे। अब परिस्थितियों में इनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा, जीत करके जनता ने इनको साथ दिया, जीत करके आए और पार्टी की सरकार चलाने में इन्होंने सहयोग दिया। और राजनीतिक परिस्थितियां कभी कभी वैसी बन जाती हैं क्षेत्र की कि आदमी अपना निर्णय अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख करके लेता है, और पहले भी इनके साथ में इन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय लिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, इसलिए कि पार्टी ने टिकट नहीं जो दिया। हाँ, मतलब उन्होंने अपने निर्णय लिया, उनका अपने विवेक से निर्णय लिया और वो जनता ने उनका साथ दिया। अब अपनी परिस्थितियों के कारण उन्होंने तात्कालिक तौर पर कोई भी निर्णय लिया हो, मैं आपको इतनी बात जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कांग्रेस में या विपक्ष में अगर दम है तो वो अपने समर्थन के विधायकों की परेड करा करके दिखाए। अपने समर्थन जो के विधायक, हाँ, हमारी या इंक्लूडिंग सरकार के कांग्रेस, विपक्ष अच्छा ठीक है, या सरकार के विपक्ष में खड़े होने वाले लोगों की संख्या बल का तो वह शक्ति प्रदर्शन या परेड की जो एक परंपरा भी रही है, करा के अब दिखाना कई बार तो मीडिया के सामने भी हो जाता है, कराए। जरूरत नहीं है कि गवर्नर हाउस जाए, आप कई बार मीडिया के सामने भी खड़ा कर कांग्रेस का सकते हैं। अपना घर है, हाँ, कांग्रेस के अपने घर में छेद है, तो उनमें हिम्मत नहीं है। वह केवल मात्र चुनाव में उनको, कांग्रेस की हालत है कि चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको कोई उनकी वैतरणी पार कराने के लिए कोई नाव कश्ती नहीं मिल रही, उनको तिनका भी मिलता है तो उस पर सवार हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो नैतिक बल ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सब मतलब सिर्फ एक माहौल बनाने की प्रक्रिया है? बस उन्होंने जो कुछ साथियों का जो उनके तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने कोई संदेश दिया, उस तिनके पर सवार होकर के अपने चुनाव की वैतरणी को पार करने का। देखिए, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास। क्या कांग्रेस के पास देश में ये देश का चुनाव है, ये मोदी जी का कोई विकल्प है देश में? क्या जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस काम को कर सकने की क्षमता का कोई नेतृत्व है देश में? क्या देश की जनता को कांग्रेस ये कहना चाहती है कि इस आगे बढ़ते हुए
जो विकास होते हुए जो देश का विकास हो रहा है कि वो उसको रोकना चाहते हैं, नहीं, वो या देश को कहते हैं कि मजबूत होते हुए रोकना चाहते हैं। ऑपोजिशन के लोग और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम तो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी को तानाशाह बनाए हुए या बनने देने। तानाशाह वो तो है, 90 सरकारें किसने गिराई, इमरजेंसी किसने लागू की, सर्वोच्च न्यायालय के बाद शाहबानो के केस में निर्णय किसने पलटा, अपनी पार्टी के अंदर एक परिवार ने लोकतंत्र की आड़ में, इसी लोकतांत्रिक में व्यवस्था में परिवार से बाहर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। तानाशाही वो है क्या, या वो लोकशाही है, क्या वो जनतंत्र है, क्या वो प्रजातंत्र है? अपनी पार्टी के अंदर तो लोकतंत्र बना नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सामान्य परिवार का कार्यकर्ता पोस्टर लगा करके वो देश के गृह मंत्री बन सकते हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, नितिन गडकरी जी घर घर पोस्टर लगा करके केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, राजनाथ सिंह जी सामान्य एक स्कूल टीचर से आज देश के रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण जी जैसे व्यक्ति आज हमारे देश के वित्त मंत्री। ऐसे लोग क्या कांग्रेस में कल्पना कर सकते हैं कोई? तानाशाही किसको कहते हैं? ये तानाशाही है जो कांग्रेस करती है कि हरियाणा प्रदेश में एक परिवार पिता पुत्र ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को सिरों पर लाठी बांधवाई, अपने दूसरे प्रदेश अध्यक्ष जो दोनों दलित समाज से आते हैं उसको किस कदर जलील किया, अपमानित किया, तो वो तानाशाही नहीं थी क्या? अपनी पार्टी में तो लाठियां मारो वो तानाशाही नहीं है। जो गुंडागर्दी ग्रीन ब्रिगेड गुलाबी गैंग के नाम पर उन्होंने क्या खेल खेले हैं, क्या वो जनतंत्र है साहब? ये जो अगर इनको जनतंत्र के और संविधान की चर्चा करनी है तो परिवारवाद को समाप्त करें, आने दें देश के योग्य लोगों को, विपक्ष में पक्ष में सक्षम लोगों को, समर्थ लोगों को, प्रतिभावान लोगों को। प्रतिभाओं का भ्रूण हत्या करने वाली पूरी व्यवस्था है कांग्रेस, और सही मायने में तानाशाही को इस देश में सच अगर तानाशाही है तो परिवारवाद से बड़ी कोई तानाशाही नहीं है। ये जो 3 इंडिपेंडेंट्स ने जो कांग्रेस को समर्थन दे दिया, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी वर्चुअली वाज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। पहले भी उनको समर्थन दिया था, पिछले बार टिकट नहीं मिला, चलो जी कोई बात नहीं है, फिर भी हमने समर्थन दिया। अब ये सरकार गिर गई, मतलब गिर गई इन द सेंस कि जेजेपी बाहर चली गई, परिवर्तन हो गया। बोला कि बीजेपी जो है वो हमें ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है कि शायद हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और ये बीजेपी को बताना बहुत ज़रूरी था कि इस दुनिया में विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं। ये उनका, जो मैंने उनसे बात की, ये उनका भाव है। अपनी जगह सही है, उन्होंने संदेश दिया है, मूल विचार से वो भाजपाई हैं और उन्होंने संदेश दिया है जो आप बता रहे हैं। उस संदेश को हम स्वीकार करते हैं। हमारे अपने हैं, हमारे अपने मित्र, हमारे अपने साथी हैं, वर्षों तक हमने साथ में काम किया है। वो जो आपने कहा उनको कोई महसूस हुआ, मैंने इसलिए कहा जो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने कोई संदेश दिया है, ठीक है। जहाँ तक सरकार की बहुमत की बात है, आए विपक्ष मैदान में, फिर देखते हैं। आपके पहले मैं आदरणीय रामविलास शर्मा जी के साथ रात्रि भोजन पे चर्चा कर रहा था। मैं शर्मा जी से पूछना चाह रहा था कि आप तो वो हैं जो दूसरों का कांटा निकालते थे। जींद बाई इलेक्शन मुझे याद है, नॉमिनेशन का वो दिन, और आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाना और ये कहना कि भाई साहब एक कांटा निकाल दिया। क्या बीजेपी में जो पुराने लोग हैं, क्या वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं? ये सवाल मैंने रामविलास शर्मा जी से भी पूछा था कि क्या आप नेग्लेक्टेड फील करते हैं, या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि अब होता है ना कि एक नया, जैसे घर में नई बहू आती है तो पुराने वाली बहू की थोड़ी पूछ, थोड़ा सा वो पूछ थोड़ी कम हो जाती है। तो बीजेपी, सर बस थैंक यू, तो बीजेपी में क्या अब नए जनरेशन के आने के बाद थोड़े पुराने वालों को, अब जैसे रामविलास शर्मा जी ने मंच से कह दिया कि बताइए हमने इतनी मेहनत से पेड़ लगाई थी, और पेड़ के जब
वो छाया देने का जब वक्त आया तो लोग कहते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। ये मन से ही उन्होंने कहा। हालांकि शर्मा जी कह के अच्छा रहने दीजिए सब, तो चलिए बस हो गया, थैंक यू सर। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अनिल विज, ओपी धनखड़, रामविलास शर्मा जी, ये सब वो लोग हैं जो मतलब कहीं नीम का पेड़, कहीं पीपल का पेड़, कहीं ये पेड़, कहीं वो पेड़ पूरे हरियाणा में लगाए फिरते थे। मुझे याद है कि दरी बिछाने वाला कोई आदमी नहीं मिलता था। तो वो वाला जनरेशन अब एक नया जनरेशन टेक ओवर कर रहा है क्या? मतलब घर में नई बहू आ गई तो पुराने वाली बहू की थोड़ी, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है जी, कि फ्रेश ब्लड आना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। और साथ साथ ऋतु अनुसार व्यवहार होता है, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, प्रकृति के साथ सम हो करके चलना है। तो उसके अंदर पीढ़ी परिवर्तन भी होता है, उसके अंदर फ्रेश ब्लड भी लेकर के आते हैं, और उसी के अंदर ऋतु के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। तो आज लोकसभा चुनाव है तो उसके अनुसार है, कल विधानसभा चुनाव होगा तो उसके अनुसार रणनीति बनेगी, उसके अनुसार चयन होंगे। तो ये ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको आप कहें कि भाई कोई नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। सब अपनी अपनी भूमिकाओं में हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में हैं, और कोई किसी के कर्म की पुण्याई को नष्ट नहीं कर सकता। कर्म तो सर्वोपरि कर्म है, की पुण्याई को रिटर्न तो मिलता ही है, इसी जन्म में मिलता है। इसलिए कोई निराश होने का विषय नहीं है, कोई हताश होने का विषय नहीं है। ये हमारा निर्माण किया हुआ संगठन है। हम सब साथियों ने, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके बनाया है, और एक व्यक्ति की पूंजी नहीं है ये पूंजी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत की कमाई की पूंजी है। और हम इसको फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं। फ्रेश ब्लड भी आए, नए लोग भी आए, उसी संस्कार में सुदृढ़ हों और मजबूत होकर के चलें। पार्टी की रीति नीति पद्धति संस्कृति भी बची रहे, जिस आधार पर विश्व का सबसे बड़ा संगठन ये बना है। देखिए, मनुष्यों का संगठन है, मनुष्यों के संगठन के अंदर विकृतियां, दोष सब आएंगे, लेकिन जो बाढ़ हैं उस बाढ़ का काम तो बड़े लोगों को करना ही पड़ेगा। उस बाढ़ को, उस खेत को कोई और ख़राब ना कर जाए, इसकी चिंता करनी ही पड़ेगी। वो चिंता करेंगे, और निश्चित तौर पर जब नए लोग आते हैं तो कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी चले जाते हैं। तो पार्टी को बड़ा करने के प्रयोग में बहुत लोग रुकते हैं, बहुत लोग पार्टी को मजबूत करते हैं, बहुत लोग पार्टी से, तो ये चलता रहता है। लेकिन जो मूल है, मूल का काम है कि पार्टी की विचारधारा के आधार पर काम करने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं को रीति नीति संस्कृति पद्धति के अंदर चलाते हुए पार्टी को मजबूत करते चलना। चाहे वो रामविलास जी हों, उनका तप, रामविलास जी का तप कोई छीन नहीं सकता। मैं रामविलास, एक और हमारा सभी का छोटा छोटा कार्यकर्ताओं का कोई पुरुषार्थ है। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। रामविलास जी गए चौधरी रंजीत सिंह के नॉमिनेशन में। अब वो एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया। मैंने उनसे पूछा तो बोले कि बड़े परेशान भी थे और थोड़े दुखी भी थे। तो मैंने कहा कि, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि भाई 5 ही लोग अंदर जा सकते हैं। तो वो 5 लोग गए। हमने रामविलास जी को कहा कि यही तो दर्द है ना, कि आप लोग जितने पुराने वाले हैं वो 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पे चले गए, और टॉप 5 में अब कोई और हो गया है। तो खैर चलिए, वो उनके साथ ये कोई पैमाना नहीं है कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब कोई आप कहें कि सिरसा के अंदर कांग्रेस का पर्चा बनाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं गए, तो ये क्या है? कोई कहेगा क्यों? हम खुद ही कहते हैं। सवाल है कि नहीं जाना। वो कोई 5 में कम नहीं हो गए, वो कांग्रेस के 5 में। वहाँ हर जगह की अपनी एक सामाजिक एक योजना हो रहती है। नहीं, और फिर जो कैंडिडेट का भी अपना खुला खेल फर्रुखाबादी। मैं तो देखिए बड़ा इसके लिए बदनाम हूँ कि कटु बातें कर देता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी वो सिरसा नहीं गए। कैंडिडेट तय करता है, कैंडिडेट तय करता कभी कभी है। तो ज्योतिष ही बताता है किस किस के नाम राशि को साथ में जाना है। हो सकता है कि शैलजा जी के ज्योतिष ने बताया हो कि अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ले गए तो ग्रहण लग सकता है। इसलिए आप ज्यादा अब वहाँ इसमें विश्लेषण में आप जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रामविलास जी को अगर पीड़ा होती है, रामविलास जी को अगर महसूस हुआ, तो हमारे लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए चिंता की बात है कि वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका सम्मान
हरियाणा प्रदेश में होना चाहिए। कार्यकर्ता संगठन के काम में, लेकिन कोई स्थानीय रणनीति को योजना बनती है वो अलग विषय है। रामविलास जी बहुत बड़े मन के व्यक्ति हैं। ठीक है, एक जेजेपी नाम की एक पार्टी है जो आपकी सरकार 4.5 साल आपकी साथ चलती रही। पार्टी है, रजिस्टर्ड तो है। रजिस्टर्ड पार्टी पार्टी है। पार्टी कहाँ है? नहीं समझा मैं। मतलब पार्टी तो एक संगठन होता है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी है मैं लेकिन संगठन पार्टी का। तो जब मुख्यमंत्री जी बने नए वाले, तो उनका सबसे पहला इंटरव्यू टीवी पे मैं गया, सौभाग्य से करने का मौका मिला। तो एक मेरे उसमें होता है एक रैपिड फायर क्वेश्चन, एक शब्द बोलता हूँ। तो मैंने कहा जेजेपी, बिना रुके उन्होंने कहा जमानत जब्त पार्टी। मुझे लगा शायद मुझे सुनने में गलती हो गई। मैंने कहा आपने क्या कहा? मैंने कहा जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। उन्होंने कहा जमानत जब्त पार्टी। मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि वो एक पार्टी हुआ करती है जेजेपी। मनोहर लाल जी कह रहे हैं यार इतना बेअदब होकर क्यों कह रहे हैं आप? वो जननायक जनता पार्टी है और उसका हश्र क्या होगा वो 1 महीने के बाद देख लीजिएगा। एक पार्टी जो आपकी सरकार में थी अब वो अलग हो गई है, तो ये डिफरेंसेस दिखावे का है या जो अपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब बीजेपी जेजेपी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि तुम बाहर जाओ, थोड़ा कांग्रेस का वोट काटो, थोड़ा इसका काटो, थोड़ा उसका काटो, जो बीजेपी से नाराज वोट है उसमें डिवीज़न करो और बीजेपी के लिए रास्ता साफ करो। ये कांग्रेस डरती क्यों है कि कोई उनके वोट काट ले जाएगा? उनको अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है? ये कांग्रेस के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसका मतलब कांग्रेस के समझ में आता है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। कांग्रेस की समझ में आ रहा है कि भाई उनको तो कहीं ना कहीं समीकरणों को बना करके ही, इसलिए तो उनको गठबंधन करना पड़ा कि वो आम आदमी पार्टी के साथ में, वो अगर इतने मजबूत थे तो उनको गठबंधन की क्या ज़रूरत थी? और उनके तो कार्यकर्ता पछता रहे हैं कि उनको तो इनेलो के साथ भी गठबंधन लेना चाहिए था। उनकी तो बस चले तो आने वाले दिनों में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी ये इकट्ठा होकर के भी चुनाव लड़ सकते हैं कि इन्होंने अपने जितने भी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने का इनका सिलसिला चलता था, क्या केजरीवाल जी के लिए कांग्रेसियों ने नहीं बोला? क्या कांग्रेसियों के लिए केजरीवाल जी ने नहीं बोला? ये सारे लोग एक मुद्दे पर आकर के इकट्ठा हो सकते हैं कि किसी भी तरीके से देश के आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने का काम करें, अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने परिवारों की राजनीतिक लूट की वो निरंतर चलती रहे, बदस्तूर चलती रहे, उसको बचाए चलाए रखने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश को बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये जितने भी खेल हैं ये मिलजुल के सब खेल कर रहे हैं। बीजेपी एक विचारधारा है, बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। उसके अंदर कोई परिवारवाद नहीं है, उसके अंदर कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, ये सब नहीं है। हमारा सीधा सीधा लक्ष्य है देश और समाज को आगे बढ़ाना है। एक आखिरी सवाल, अब भी आप कहते हैं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें? हाँ, 10 की 10 आएंगे, 10 की जगह 11 और 12 भी आएंगे। हमारा काम तो थर्मामीटर लगाना, 11 और 12 दाएं से बाएं से, 11वीं जैसे होता है ना कि थर्मामीटर यहाँ लगाते हैं, रीडिंग अगर नहीं आया तो फिर मुंह में भी, विधानसभा, 12वीं टंग के हमारी नीचे भी। राजधानी हाँ, चंडीगढ़ की सीट भी आएगी। अच्छा, हमारी हरियाणा प्रदेश की, हम 12 कमल के फूल खिलने वाले हैं 4 जून को जब परिणाम आएगा। मतलब 10 ये, एक बाई इलेक्शन, एक चंडीगढ़, जी 12 की 12, निश्चित। मतलब 4 जून बहुत दूर नहीं है कैप्टन साहब। बिल्कुल, मुझे भी तारीख का एहसास है। इसीलिए पूछ रहा हूँ जी बिल्कुल, कि थोड़ा सा दिल नरम भी कर लीजिए। किस लिए, क्यों कर लें? देश विरोधियों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए, देश को बर्बाद करने वाले लोगों के लिए, देश को लूटने वाले लोगों के लिए नरम कर लें। जनता नरम नहीं करने वाली है। तो 12 का 12 है। हाँ, जो ये मीडिया में कुछ लोग जो है बहक जाते हैं साहब, और वो ये उनको अब समीक्षा करनी चाहिए। संविधान बचाओ का नारा कौन दे रहे हैं? हंसी आती है। जिन्होंने संविधान को तहस नहस किया है, संविधान को दुरुपयोग किया है, वो संविधान बचाओ का, लोकतंत्र बचाओ का नारा कौन दे रहे हैं? जिन्होंने परिवारवादी तंत्र ने देश में लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का पाप किया है,
वो लोग लोकतंत्र बचाने का नारा देंगे और आप लोग उसको बढ़ा रहे हैं। मीडिया के लोगों पे मुझे ताज्जुब होता है कि क्या उन्होंने देख नहीं रहे हैं कि देश को किस प्रकार से, लोकतंत्र को, लोकशाही को कैसे दबाने का काम किया है इन परिवारवादी लोगों ने। तो 12 पे लॉक कर दूं? हरियाणा की पूछिए ना। हाँ, हरियाणा 400 पार भी लॉक कर दो। अरे 400 पार भी लॉक कर दूं और 12 के 12 भी लॉक कर दीजिए और 4 तारीख के बाद एक और इंटरव्यू रख 4 लीजिए। और 4 के बाद एक इंटरव्यू रख लीजिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि लड्डू खाने से हमें तो मतलब है सर, जिस घर में लड्डू बटेगा वहाँ घर में लड्डू बटेगा, घर घर के अंदर जो है जय श्री राम का उद्घोष होगा, घर घर में लड्डू बटेगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बातचीत के लिए भी और इस लजीज खाने के लिए भी बहुत बहुत खाना है शुक्रिया। साहब, उससे शुद्ध क्या हो सकता है। धन्यवाद। तो कैप्टन साहब हैं, कैप्टन अभिमन्यु, कह रहे हैं जी 10 हरियाणा, 1 बाई इलेक्शन करनाल और 1 चंडीगढ़, 12 का 12 लॉक कर दीजिए और 400 पार वाला भी आप लॉक कर दीजिए। और मैं बार बार इनको कह रहा हूँ कि देखिए 4 जून बहुत दूर नहीं है, वो कहावत है दिल्ली दूर नहीं, तो 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। कह रहे हैं जी 4 जून बहुत नज़दीक है और मुझे इस बात का एहसास है कि 4 जून आने वाला है, फिर भी आप 12 लॉक कीजिए और 400 पार लॉक कीजिए। अब हमारा काम तो सिर्फ थर्मामीटर लगाना है। कई मीडिया के लोगों को ये भ्रम होता है कि वो जज हो गए हैं, लेकिन हमारा काम महाभारत के संजय वाला है। हम थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। बाकी जैसे दिल्ली दूर नहीं, वैसे 4 जून दूर नहीं। अब जहाँ लड्डू बटेगा चलेंगे वहीं खाने। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं और 4 जून को कैप्टन साहब को फ़ोन भी लगाएंगे और बात बाकी देखिए। मैं लगा लूँगा आपको। ठीक है, कैप्टन साहब कह रहे हैं वो लगा लेंगे। बात बाकी इंतज़ार करते हैं हम भी 4 जून का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और जनता टीवी देखने का मतलब, अगर चुनाव समझना चाहते हैं, चुनावी गणित, चुनाव के अंदर का गुणा भाग, तो देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।